दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं टंडन नर्सिंग होम में और वाराणसी की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी टंडन जी हमारे साथ हैं और इस हॉस्पिटल का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। 25 वर्ष हो गए इस हॉस्पिटल को और डॉक्टर साहब महिलाओं के चिकित्सा के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं और हर तरह के महिलाओं के जो समस्याएं होती हैं उसका निदान करती हैं और महिलाएं यहाँ आती हैं तो उनको फ़ायदा भी पहुँचता है और करीब बहुत ही विश्वास के साथ यहाँ पर महिलाएं आती हैं। और यहाँ पे ये इस समय जो ये चल रहा रजत जयंती वर्ष का पखवाड़ा, उसमें महिलाओं के अंदर बढ़ते सर्वाइकल कैंसर को लेकर के डॉक्टर साहब आगे आई हैं और यहाँ पर लड़कियों को जो अभी कम एज की बच्चियाँ हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान आपने शुरू किया है। तो हम डॉक्टर साहब से तो बहुत सारी और भी बातें यहाँ पे जानेंगे और आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब सर्वाइकल कैंसर पर ही हम ध्यान देते हैं कि आप जो ये सर्वाइकल कैंसर का जो सप्ताह शुरू की हैं ये क्या है और ये कितने बार चलेगा और एक किसी भी लड़की को ये कितने बार ये टीकाकरण इसका करना पड़ेगा जिससे कि सर्वाइकल की उसके अंदर जो होने की संभावना है सर्वाइकल कैंसर की वो ना के बराबर हो। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों से रूबरू हो सकूं और उनको इस महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जानकारी दे सकूं। सर्वाइकल कैंसर, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल यानी कि सर्विक्स का कैंसर और सर्विक्स बच्चेदानी की ग्रीवा या बच्चेदानी के मुंह को कहते हैं। वो पार्ट जो है बच्चेदानी का जो मुंह का पार्ट है उसको सर्विक्स कहा जाता है और उसमें जो होता है कैंसर उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। एक यहाँ पे ये बात हम बहुत आप लोगों को स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब से मैंने ये सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध मुहिम छेड़ी है तो मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए और वो इस कन्फ्यूजन में थे कि उनका फ़ोन आया कि सर्वाइकल हमें भी हो गया, हमने सुना है आपके यहाँ सर्वाइकल का इलाज हो रहा है तो हम आपके यहाँ सर्वाइकल का इलाज कराने आ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि सर्वाइकल से आप क्या समझ रही हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ये सर्विक्स मतलब गर्दन का दर्द। बहुत से लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, जो गर्दन का दर्द भी सर्वाइकल कहा जाता है, तो वो सोचे कि इस चीज़ का इलाज हो रहा है। तो मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि ये गर्दन वाली प्रॉब्लम नहीं है और ये उससे कहीं ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम जो कि औरतों के मौत का कारण बन जाती है ये वो है, ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात आज हम लोग यहाँ पे करना जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ये महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक मात्रा में होने वाला कैंसर है। सबसे पहले पायदान पे आता है ब्रेस्ट कैंसर जिससे महिलाओं की मौत होती है और दूसरे पायदान पे ये सर्वाइकल कैंसर आता है। इससे हमारे देश में हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं और बड़े दुख की बात है कि प्रतिदिन अगर हम लोग अपने आंकड़े देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें तो हम लोग पाते हैं कि प्रतिदिन 200 महिलाओं की मौत भारत में सर्वाइकल कैंसर से हो रही है, या यूँ कहें कि प्रति 8 मिनट एक महिला की मौत इससे हो रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सबको जागरूक होना और इसकी जानकारी मिलना। डॉक्टर साहब, ये जो टीकाकरण चल रहा है आपके यहाँ, तो क्या अब ये सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका आ गया है हमारे देश में और इस टीकाकरण से कितना लाभ पहुँचेगा और टीकाकरण के कितने डोज होते हैं? एक बहुत ही अच्छी बात इस कैंसर के बारे में ये है कि इसके कारण का हम लोगों को पता है। बहुत से बॉडी के कैंसर ऐसे होते हैं जो कि हो जाते हैं, उनके कोई कारण का पता नहीं और ना ही उनकी रोकथाम का कोई हम लोगों के पास हथियार है। पर सर्वाइकल कैंसर के कारण का हम लोगों को पता चल गया है। ये एक HPV वायरस नामक वायरस के संक्रमण से होता है और ये जो वायरस है इसका संक्रमण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि ये यौन संचारित रोग है जी। हाँ जी, तो बहुत ज़रूरी है इस वायरस के विरुद्ध अब वैक्सीन भी आ गई है हमारी कंट्री में। ये वैक्सीन बहुत अच्छे से उपलब्ध है और ये वैक्सीनेशन लगाने से बच्चों को हम लोग 95 से 99% तक इस कैंसर से बचाव दे सकते हैं। उनकी सुरक्षा
HPV वायरस के इन्फेक्शन से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो जब उनकी HPV वायरस से सुरक्षा होगी तो उनका इस कैंसर से बचाव भी होगा। ये किस एज ग्रुप की महिलाओं को ये टीका लगाया जाएगा? क्या ये सिर्फ जो है बच्चियों को लगेगा या 15-16 वर्ष तक के ही अवस्था में लगेगा? और ये क्या 30-35 साल की जो महिलाएं हैं उनको लग सकता है या नहीं लग सकता? देखिए, इसका सबसे अच्छी उम्र है 9 साल से 14 साल तक। बाकी इसको हम लोग 9 साल से शुरू करते हैं लगाना। 26 साल तक की लड़कियों को ये वैक्सीन लगाया जा सकता है, उनमें ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। 9 से 14 साल के बच्चों को इस समय हम लोग सबसे ज़्यादा टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें कि बॉडी में इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। तो जब ये वैक्सीन दिया जाता है तो इन बच्चों की बॉडी सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाती है और इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो इन बच्चों पे इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है और इन बच्चों को सिर्फ 2 डोज़ की आवश्यकता है। इसीलिए तो 1 डोज़ अगर आज लगेगी तो दूसरी डोज़ 6 महीने पर लगती है। इसके बाद अगर बच्ची 14 साल क्रॉस कर गई है तो हम तब भी उसको 26 साल तक वैक्सीनेट कर सकते हैं। और इन बच्चियों को 3 डोज़ की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एक आज लगी, एक दूसरे महीने पे लगेगी और एक 6 महीने पे लगेगी। अब आजकल ये भी रिकमेंडेशन आई है कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा, मतलब समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ ना लगवाने से कुछ अच्छा है। तो ये वैक्सीन अब की सुविधा अब हम लोग 40 इयर्स तक की महिलाओं को भी दे रहे हैं, जो लगवाना चाहती हैं उनको भी दे रहे हैं। पर उनको हम लोग ये बता के दे रहे हैं कि आपकी उम्र अब इस चीज़ को क्रॉस कर गई है और वो ऑलरेडी 40 इयर्स की महिलाएं जनरली इंडिया में तो सब मैरिड हो जाती हैं इस उम्र तक और सबके बाल बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये मान के चला जाता है कि उनमें इस उम्र तक आते आते HPV वायरस का संक्रमण ज़रूर हो चुका होगा। तो उनमें ये वैक्सीन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। तो उन लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवा रही हैं आप लगवाइए ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ 25 साल या 30 साल की उम्र के बाद नियमित अपना पैप टेस्ट करवाती रहें। और HPV वायरस का एक सिंपल सा पानी की जांच होती है, बच्चेदानी के मुंह से हम लोग लेते हैं, एक ब्रश से लेते हैं, वो टेस्टिंग करते रहते हैं देखने के लिए कि कौन सी महिला इस वायरस से संक्रमित है और अगर संक्रमित है तो क्या उसके सर्विक्स में कैंसर का बदलाव चालू हो गया है या प्री कैंसरस कुछ लक्षण आने लग गए। तो अगर वो आने लग जाते हैं तो तुरंत उसका इलाज कर दिया जाता है जिसमें वो महिला 100% स्वस्थ हो जाए। तो जो आपने बताया कि एक द्रव होता है उसका लेकर के हम जांच करते हैं, तो क्या वही पैप टेस्ट आप उसी को बता रही हैं? हाँ, तो आपने जो बताया महिलाओं को निश्चित तौर पर समझ में आएगा। डॉक्टर साहब, ये जो है जब ये लक्षण महिलाओं को कुछ ऐसा बताइए जिससे कि उनको लगे कि अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ इस तरह का बदलाव हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहीं हम सर्वाइकल के कैंसर के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तो कोई लक्षण उनको समझ में आने लगता है पहले? देखिए, ऐसा है, लक्षण का वेट नहीं करना चाहिए इस कैंसर में, क्योंकि लक्षण जब आने लगते हैं तब वो कैंसर काफ़ी हाई स्टेज पे पहुंच जाता है, स्टेज 4 या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पे पहुंच जाता है। और जब ये हायर स्टेजेस पे ये कैंसर पहुंच जाता है तब इसके लक्षण आना शुरू होते हैं। लक्षण ये हो सकते हैं कि इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, बदबूदार स्राव हो सकता है वजाइना से, या कभी कभी संभोग के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। पर ये सब एडवांस स्टेजेस पे होता है। जब एडवांस स्टेज कैंसर पहुंच जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसका इलाज काफ़ी जटिल हो जाता है। फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन सब कुछ हो जाता है, चालू हो जाता है। हाँ, और जानलेवा बहुत महिलाएं बचा भी ली जाती हैं, कुछ महिलाओं की मौत भी होती है। और सबसे ज़्यादा हमने बताया मौत का कारण यही सर्वाइकल कैंसर है। तो इसलिए ये बात समझना ज़रूरी है कि हमें लक्षण आने का वेट नहीं करना है। हर 30 साल की उम्र के बाद हर 5 साल पे अपना HPV वायरस और पैप टेस्ट नियमित कराते रहिए। भाई, आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर एक एज के बाद लोग कराते हैं ना। हाँ, ये एक सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस वाली बात है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहिए। और अगर इसमें ज़रा भी कुछ पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली आपका डॉक्टर आपको तुरंत सतर्क कर देगा कि आप में ये है चीज़ पॉजिटिव, आप तुरंत इसका इलाज कराइए, इससे पहले कि ये विकराल रूप ले। और तुरंत इलाज हो जाता है तो 100 इलाज भी बहुत सस्ता होता है। इलाज बहुत बहुत सिंपल होता है, जो अर्ली स्टेज पे होता है। उसमें कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, कोई रेडियोथेरेपी नहीं, ये सब कुछ नहीं चलता। सिंपल सा इलाज हुआ और महिला पूर्णतः स्वस्थ हो गई। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत जनरल सी है
और ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के बच्चेदानी में, जिसको ओवरी वगैरह भी अब कहते हैं लोग, तो ये उसमें सिस्ट की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या वो सिस्ट भी सर्वाइकल कैंसर में बदलता है? नहीं, ओवरी देखिए एक डिफरेंट पार्ट है जरूर लेडीज़ के सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड। ओवरीज अंडाशय को कहते हैं और हर महिला में 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो सिस्ट क्या कहाँ पाई जाती है? ओवरी में सिस्ट पाई जाती हैं। तो ये सिस्ट ज़्यादातर नॉन कैंसरस भी होती हैं और सिस्ट छोटी बच्चियों में भी हो सकती हैं। ये हार्मोनल चेंजेस से भी हो जाती हैं। कई बारी वो मासिक धर्म में ओवुलेशन होता है, उसके बाद सिस्ट बन जाती है। तो क्या ये कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? अगर किसी में पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है, जब हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, तो आजकल थोड़ा सा ये कॉमन हो गया है क्योंकि बच्चियों का खान पान काफ़ी डिफरेंट हो गया है। जंक फूड ज़्यादा खा रही हैं, वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत हो गई है आजकल, ओबेसिटी बहुत हो रही है, ओवरवेट बच्चे हो जा रहे हैं। तो उन बच्चों में ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम हो रही है। पर इसको सर्वाइकल कैंसर से मिक्स ना करें क्योंकि ये दोनों चीज़ें एकदम अलग है, एकदम अलग प्रॉब्लम है। समझना जरूरी होगा हर व्यक्ति को कि ये दोनों अलग हैं, एक से इसको जो है न बिल्कुल नहीं। हाँ, और वो एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी आप उस पर अलग चर्चा करिएगा क्योंकि वो अलग वास्ट टॉपिक है। छोटे छोटे जो है हम एक्चुअली चाहते हैं कि जब अगर ये वीडियो जा रही है डॉक्टर साहब, तो कुछ और भी जानकारियाँ लोगों को मिल जाए आपके माध्यम से, तो लोगों का कल्याण होगा। हम ये जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर इस समय महिलाओं का सर्वाधिक है, तो ये कैंसर के लिए गांठ बनती होगी, ऐसे ही होता होगा। तो ये भी कहा जाता है शरीर में कहीं भी गांठ है तो वो तो अल्सर ही है। तो ये अगर वो गांठ बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो कोई भी महिला उसको ये आभास होता है कि गांठ बन रहा है, या उसको कहीं ऐसा पेन होता है जिसके चलते उसको अनुभव होता हो? देखिए, ये भी एक जागरूक करने वाली बात है महिलाओं को कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाधिक है और सेकंड मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर है, जिस पे हम लोग चर्चा किए हैं अभी। और सर्वाइकल कैंसर टोटली प्रिवेंटेबल है, उसका हम बचाव कर सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसका कि हम बचाव, उसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है। उसके बचाव के लिए सबसे सतर्कता ज़रूरी है, जागरूकता महिलाओं में ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि किसी महिला को, आपके परिवार में, जैसे आपकी माँ को, नानी को, मासी को, आपकी बहनों को, किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो आप तो फिर हाई रिस्क ग्रुप में आ गए, क्योंकि ये थोड़ा जेनेटिक, हाँ ये थोड़ा जेनेटिक होता है। तो अगर आपके इस तरह के ब्लड रिलेशंस में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको तो बहुत जागरूक रहना चाहिए अपने ब्रेस्ट को लेकर। और वैसे तो सभी महिलाओं को रहना चाहिए। और आजकल ब्रेस्ट कैंसर की कोई एज भी नहीं रह गई। हम लोग देखते हैं बहुत कम उम्र में, इवन 25-30 ईयर्स की लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। तो ये सोचना कि नहीं अभी हमारी उम्र नहीं है, हमको ये बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत ज़रूरी सतर्क रहना चाहिए। जो ओवरवेट महिलाएं होती हैं वो भी हाई रिस्क होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, डायबिटिक वाली भी हाई रिस्क होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, या जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को अपने नहीं कराई है, वो भी एक हाई रिस्क ग्रुप में आ जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो इसके लिए मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक नियम बना लें, हर महीने, कुछ नहीं तो जिस समय आप मासिक होती हैं उसी समय शीशे के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट का खुद निरीक्षण करें। और अगर उसमें आपको उसकी साइज़ में, उसकी शेप में, उसके निप्पल में या कलर में कोई बदलाव महसूस हो, उसके स्किन पे कोई बदलाव महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। अपने ब्रेस्ट को स्वयं टटोल के देखें, अगर उसमें कोई छोटी सी गिल्ठी या गांठ महसूस हो तो तुरंत उसकी पूरी जांच किसी गायनेकोलॉजिस्ट, या इवन ब्रेस्ट के लिए तो ब्रेस्ट सर्जन्स, जनरल सर्जन्स भी उसको डील करते हैं, किसी भी सर्जन को या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाकर उसका पूरा जांच कराएं कि वो कहीं कैंसर तो नहीं है। बहुत ज़्यादातर तो सिंपल गांठें ही होती हैं, कई बारी हार्मोनल चेंजेस की वजह से छोटी छोटी गांठें पूरे ब्रेस्ट में महसूस होती हैं, जिसको कि फाइब्रोइडनोसिस कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें डरने वाली नहीं है, लेकिन इन सब का इलाज ज़रूरी है, इन सब के लिए दवा ज़रूरी है, जांच भी ज़रूरी है। जांच ज़रूरी है देखने के लिए कि कैंसरस ना हो, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भी आज एक ऐसी बीमारी है जिस पे अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया, अर्ली स्टेज में पता चल गया, तो 100% इलाज संभव है और महिला पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। मतलब वो माइनर जो है ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो सेकंड और थर्ड स्टेज में चला गया तो फिर रिमूव करना ये चीज़ नहीं, रिमूव भी करना पड़ेगा, फिर इलाज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और एडवांस स्टेजेस में अगर सेकेंडरीज फैल गई बॉडी में तो फिर तो जानलेवा भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं
कि इस तरह के जब ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें जो है आर्मपिट में दर्द होते हैं, पीछे दर्द होते हैं, कंधे के ऊपर दर्द होते हैं, क्या ये लक्षण होता है? हाँ, ये हो सकता है, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं जी। हाँ। डॉक्टर साहब आपने बहुत जानकारी आपने दी और दो और जानकारी आपसे चाहिए। हो सकता है कि आपको लगे कि हम लोग तो बात कर रहे थे सर्वाइकल पर, तो यहाँ तक हम कैसे चले आए? हाँ, नहीं पूछिए। डॉक्टर साहब एक बहुत भ्रम की स्थिति है हमारे समाज में। ये भ्रम की स्थिति ये है कि आज से 40 साल पहले जो है हम देश के अंदर उतना प्रचलन IVF का नहीं था। आज IVF का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और सामान्यतः जब आप IVF सेंटर जाती हैं तो वो काफी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये IVF की जो बात अब आई है महिलाओं में, तो इसके लिए जिम्मेदार क्या है? हार्मोन्स है या फिर लेट शादियां? हाँ, ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात आज उठाई है। IVF का सबसे प्रमुख कारण यही हो गया है क्योंकि आजकल शादियां लेट हो रही हैं, ज़्यादा उम्र पे लोग शादी कर रहे हैं, फिर वो जो शादी कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रही हैं लड़कियां, इवन बॉयज़ भी हो रहे हैं कि वो लेट शादी करने के बाद भी 3-4 साल 5 साल प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं। वो लोग फैमिली प्लानिंग यूज़ करते, कहते नहीं अभी अपना करियर बनाना है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत जल्दी वो 35 ईयर्स की एज क्रॉस कर जाते हैं और जैसे 35 ईयर्स की एज क्रॉस करी उसके बाद फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाती है, चाहे वो मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो, दोनों में फर्टिलिटी कम हो जाती है और इसी वजह से आजकल IVF के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक आपने पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली बात करी, उसमें भी वो इंसिडेंस भी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि आजकल खान पान बहुत गड़बड़ है बच्चों का। पहले हम लोग के ज़माने में कहाँ बर्गर पिज़्ज़ा हम लोग खाते थे, हम लोग तो घर का लड्डू मटरी खा के बड़े हुए हैं। अब आजकल बच्चों को जंक फूड बहुत खाते हैं, तो एक तो हेल्दी लाइफ स्टाइल भी नहीं है, ना दौड़ा दौड़ी वाले खेल खेलते हैं, आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए, सब इंडोर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे गेम्स खेलते रहेंगे। तो लाइफस्टाइल, लाइफ मैनेजमेंट एकदम हम लोग जब जो बचपन था और आज हमारे जो बच्चे बचपन जी रहे हैं एकदम डिफरेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और नेचुरली फिर उनको गर्भ धारण करने के लिए IVF का सहारा लेना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब एकदम लास्ट आखिरी प्रश्न आपसे, हमने बहुत समय लिया आपका ले लिया। डॉक्टर साहब ये जब बात आती है कि एक महिला की लाइफ में, देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है और सबको इससे गुजरना है, तो जब वो मोनोपाज की स्थिति आती है तो उस समय बहुत सारी महिलाएं चिंतित होती हैं, घर वाले चिंतित होते हैं, डॉक्टर के पास महिलाएं पहुंचती हैं या फिर उससे काफ़ी घबराई रहती हैं क्योंकि फिर उनके जो पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी लेट होते हैं, 3-3, 4-4 महीने बाद आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको घबराहट ये होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर कोई खराबी हो रही है या क्या वो धीरे धीरे समाप्त होने की प्रक्रिया है या उससे क्या वो, एक बात और है, क्या ये मोनोपाज की स्थिति में महिलाओं को माइग्रेन भी होता है? हाँ, हो सकता है। देखिए मेनोपॉज एक ट्रांजिशन फेज़ ऑफ लाइफ है, लेकिन ये एक ज़िंदगी का या जीवन चक्र का एक नॉर्मल फेज़ है जिसको हर महिला को ये मान के चलना चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल ट्रांजिशन है जिससे कि मैं एक वो जो रिप्रोडक्टिव एज होती है जिसमें कि एक महिला बच्चा पैदा करने की जब तक उसको क्षमता रहती है, उसके हार्मोन लेवल्स नॉर्मल होते हैं, उसके बाद जो मेनोपॉज का ट्रांजिशन होता है या मेनोपॉज आता है जिसमें रजोनिवृत्ति होती है, धीरे धीरे मासिक धर्म बंद होता है, उसके जो ओवरीज जो आपने बात करी थी, ये अंडाशय जो होते हैं, ये जो हार्मोन्स बनाते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मेनली ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है, डाउनफॉल होने लगता है, जिसकी वजह से मेनोपॉज की कुछ समस्याएं और स्पेशली जो ये चेंज ओवर होता है लाइफ में, प्री मेनोपॉज से जो मेनोपॉज का जो लाइफ के जो चेंज आता है 2-3 साल का, वो कुछ महिलाओं में उनको थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। तो उनमें उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है, जैसे हाँ चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन है, अचानक गर्मी लगने लगती, गर्मी का भपका लगता है जिसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं, ये वो महसूस करती हैं। किसी को हेडेक, माइग्रेन जैसी चीज़ें होने लगती हैं, नींद ना आना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। वो घबराहट होती है कि मतलब हाँ, उनको सांस लेने में मतलब कुछ ऐसा उनको महसूस होता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल। हाँ, तो ये बिकॉज कि ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल उनके अंदर कम हो रहा है तेज़ी से, तो उनको ये सब बदलाव अपने शरीर में महसूस होते हैं। और ईस्ट्रोजन हार्मोन आप कह सकते हैं कि पूरा हमारे ब्रेन से लेके हमारे पैर तक की बॉडी के हर पार्ट को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो जब ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने लगता है तो ऊपर से नीचे तक महिला के पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ असर उसका आने लगता है और उसको दिखाई देने लगता है। तो वो थोड़ी सी परेशानियाँ ट्रांजिशन फेज़ में आती हैंगी।
दोस्तों, समय की पाबंदी हमारे साथ होती है, लेकिन डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए आप कैसे संपर्क करेंगे, तो इस वीडियो में नीचे आप देखेंगे तो डॉक्टर साहब के इस नर्सिंग होम का पता, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ये सब उपलब्ध है। आप वहाँ से आप नंबर ले करके हॉस्पिटल में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी दी। हम लोगों ने शुरू किया था रजत जयंती से और सर्वाइकल कैंसर से, लेकिन हमने डॉक्टर साहब का सदुपयोग किया सिर्फ आपके लिए कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। डॉक्टर साहब जल्दी मिलती नहीं है, पेशेंट का भीड़ होता है, तो इसलिए इस वीडियो को आप देखिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि अन्य लोगों को भी इससे लाभ मिले। डॉक्टर साहब, आपने हमारे YouTube चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।